सभी को नमस्कार। आज हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसकी शुरुआत करेंगे। पहली बार जब आपने बुक उठाई होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो आपके मन में उत्सुकता हुई होगी ना कि हम इस बुक में क्या पढ़ेंगे, इस बुक में क्या क्या है और क्यों पढ़ें हम इस किताब को। मन में आया होगा ना कि इस किताब की ज़रूरत क्या है पढ़ने की। तो आज हम इसी बात को बताने जा रहे हैं कि इस बुक का नाम का अर्थ क्या है, इस बुक का मीनिंग क्या है, इस बुक में आप क्या क्या पढ़ेंगे और उसको पढ़ने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक्स में पूरा एक एक करके सारे लेसन्स पढ़ेंगे। आप 10 आपके कम से कम लेक्चर्स आएंगे 10-10 मिनट के, जो राष्ट्रीय की गणना के होंगे। फिर 4 लेक्चर आएंगे जो बजट से रिलेटेड होंगे, है ना। 4 लेक्चर आएंगे जो मुद्रा और बैंकिंग से रिलेटेड होंगे। तो थोड़े थोड़े करके हम 10-10 मिनट का भी रोज़ पढ़ेंगे ना, तो हमारा 1 महीने में किताब याद हो जाएगी आराम से। तो सब बच्चे इसको ध्यान से समझें। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। पहली बात आपके मन में आया होगा ये बुक उठाते कि ये है क्या। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है बेटा, मैक्रो मीन्स होता है समस्त। मैक्रो मीन्स बड़ा, समस्त इकाइयों का जब हम अध्ययन करते हैं ना, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको याद होगा, आप पढ़ चुके हैं। माइक्रो मीन्स होता है व्यक्तिगत इकाइयाँ, छोटी इकाइयाँ, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया था हमने, इंडिविजुअल की बात की थी हमने। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे समस्त इकाइयों का अध्ययन करेंगे, पूरे देश की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स को अगर पूछा जाए क्या है, वह अर्थशास्त्र जिसमें समस्त इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, उस अर्थशास्त्र को हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। इसका दूसरा नाम है आय और रोजगार का निर्धारण। समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द पहली बार प्रयोग किया था रेगनर फ्रिस्ट ने। किसने प्रयोग किया था? रेगनर फ्रिस्ट ने। और रेगनर फ्रिस्ट, आपको मैं बता दूं, वो पहले अर्थशास्त्री थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। मैक्रो इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस कब बढ़ी? जेएम केन्स की किताब 1936 में पब्लिश हुई थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसके बाद यानी महामंदी के बाद, जेएम केन्स के द्वारा लिखी गई बुक के बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जिस्टेंस में आई। इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ी, इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के पिता हम कहते हैं जेएम केन्स को। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के पिता कौन है? जेएम केन्स है। क्लियर? अब हम आते हैं कि इस बुक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। मन में आ रहा होगा क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर हम करेंगे राष्ट्रीय आय की गणना कैसे होती है। स्टेप बाय स्टेप उसको समझेंगे हम कि राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं, जीडीपी कैसे निकालते हैं, इसकी क्या क्या तरीके हैं निकालने के। स्टेप बाय स्टेप उनको समझेंगे। इसके बाद हम करेंगे मुद्रा और बैंकिंग क्या है, यानी मुद्रा कब बनी, कैसे बनी, पहले बार्टर सिस्टम कैसे काम करता था, फिर मुद्रा की इम्पोर्टेंस कैसे बढ़ी। फिर हम करेंगे बैंक, व्यापारिक बैंक कैसे काम करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे काम करता है। उसके बाद करेंगे हम आय व रोजगार का निर्धारण, जो इस बुक का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन माना जाता है। 12 नंबर का आपकी बुक में भी आता है। तो आय व रोजगार जो है, मंदी कैसे दूर करें, तेजी कैसे दूर करें, अभावी मांग, अत्यधिक मांग, ये सब आप पढ़ेंगे। बैंक रेट गिर गया तो क्यों गिर गया, बढ़ गया तो क्यों बढ़ गया, ये सब चीज़ों की आप डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके बाद आप पढ़ेंगे बजट लेसन। बजट कैसे बनता है, इसमें आय कहाँ कहाँ से आती है, व्यय कैसे करते हैं, इसमें घाटा होता है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं, तो हम बजट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे भुगतान शेष और विनिमय दर, कि विदेशों से जो रुपए का लेन देन होता है, कि विनिमय दर निर्धारित होती है कि कितने रुपए बराबर कितने डॉलर, कितने रुपए बराबर कितने येन, ये कैसे निर्धारित होती है।
यानी आपने देखा मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी अर्थव्यवस्था की बात करता है। एक व्यक्ति की बात थोड़ी की हमने, पूरे देश की आय की बात कर रहे हैं, पूरे देश में मंदी कैसे दूर होगी उसकी बात कर रहे हैं, है ना। पूरे देश की चर्चा हम करेंगे, पूरे देश का बजट कैसे बनता है इसकी चर्चा करेंगे। अब इस बुक को शुरू करने से पहले आपको क्या ध्यान में रखना है? एक तो ये ध्यान में रखेंगे कि हम पूरे देश के बारे में जानेंगे। कोई भी चीज़ हो सकता है आपकी व्यक्तिगत चीज़ पे लागू ना हो, व्यक्तिगत डिमांड गिर रही है, बढ़ रही है, हमने तो पूरे देश की बात करनी है भाई इस किताब में। व्यक्तिगत का प्रभाव हम व्यक्तिगत इकाइयों को स्थिर मान लेंगे। दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि जो एक व्यक्ति है ना, पूरी अर्थव्यवस्था एक दूसरे से कनेक्टेड है। सभी लोग कनेक्टेड हैं। हमें लगता है कि नहीं, मुझे उससे क्या लेना देना, मुझे उससे क्या लेना देना। और मैं कहूँगी आप सबको कि हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लूँगी, हम किसी से गुस्सा होके आए और हो सकता है हम उसी के घर का अनाज खा रहे हो, हमें पता तो नहीं है ना, या उसी ने हमारा मकान बनाया हो, है ना, या उसी ने हमारे लिए पानी छोड़ा हो वहाँ से। तो हम सब लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं और वो दिखाई नहीं देता है। जैसे आपको लगता होगा मैं तो मकान में रहती हूँ, है ना, आप मकान में रहती हैं और आपको लगता है कि ये बस मकान है, बना हुआ है, क्या दिक्कत है ना। लेकिन ये मकान कहीं से ईंटें आई होंगी, कहीं से बजरी आई होगी, कहीं से पत्थर आया होगा, कहीं से सीमेंट आया होगा, कहीं से सफ़ेदी आई होगी, और कितने लोगों ने उस फैक्ट्री में जहाँ ये ईंट बनी होगी उस भट्टे पे कितने लोगों ने काम किया होगा, और वो मिट्टी कहाँ से आई होगी। सोचो कितने सारे लोगों पर हम निर्भर हैं ना। चाहे हम पेमेंट करके चीज़ लेते हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें ना बने तो हम पेमेंट भी हमारी क्या रह जाएगी, हमारा पैसा वहीं का वहीं रह जाएगा अगर हमें चीज़ें ही ना मिले तो कहने का मतलब ये है कि हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, पहली चीज़। इसीलिए देखो, एक व्यक्ति है ना बेटा, एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है तो काफ़ी पूरी अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ता है, और एक व्यक्ति का रोजगार जाता है तो भी पूरी अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ता है। एक फैक्ट्री बंद हुई, खुदा ना करे, सोचिए एक व्यक्ति कितनों का ग्राहक होता है। आप खुद अपने लिए सोचिए, अपने घर के लिए सोचिए। पापा पैसे लाए, मम्मी पैसे लाई, आए कमाई उन्होंने, तो क्या आप किस किस चीज़ पे खर्च करते हैं? आप कपड़े पे खर्च करते हैं, जूते पे खर्च करते हैं, राशन लेने पे खर्च करते हैं, घर में चीनी पत्ती सब्जी दाल ये सब कुछ आता होगा ना, आपकी फीस भी जाती होगी। कितने सारे लोग हैं जिन पर आपने पैसा खर्च किया, इसका मतलब वो लोग आप पर निर्भर हो गए। इसी तरह से मम्मी पापा को जो आय मिली, हम भी तो किसी से आय अर्जित कर रहे हैं ना, चाहे हम बिजनेसमैन हैं चाहे हम सर्विसमैन हैं, आय अर्जित कर रहे हैं ना, तो हम लोगों के किसी के ग्राहक बने। अब वो लोग जिनको ये आय मिली वो भी तो आगे दूसरों के ग्राहक बने होंगे ना। बिल्कुल एक पेड़ की तरह सोचो, एक स्टेम है ना, ये एक स्टेम एक व्यक्ति की आय है, मान लो उसकी कई स्टेम निकलती हैं ना, फिर शाखाएं निकलती हैं, कई शाखाएं निकलती हैं। जो शाखाएं आगे निकलती हैं वो शाखाओं मान के चलो वो ग्राहक हैं उन लोगों के, फिर उनकी आय होती है, फिर वो आगे औरों के ग्राहक बनते हैं, फिर उनकी आय बनती है, वो आगे ग्राहक बनते हैं। यानी एक बार किसी को पैसा मिलता है, वो कुछ बचत करता है लेकिन बाकी पैसे वो खर्च करता है। जब वो खर्च कर देता है तो उस व्यक्ति उन लोगों का ग्राहक बन गया, वो उनकी आय का साधन बन गया। अब उनको आय मिली तो वो औरों की आय का साधन बन गए। कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारी आय बढ़ती है तो वो एक एक व्यक्ति की आय नहीं बढ़ती, कई लोगों तक वो पहुंचती है जब तक वो शून्य ना हो जाए। ठीक है, दो चीज़ें ध्यान रखेंगे। पहली चीज़ ये कि हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, गिव रिस्पेक्ट टू एवरीवन। और दूसरा, एक व्यक्ति को रोज़गार बढ़ता है, इसीलिए जब हम मंदी आती है तो हम क्या चाहते हैं, लोगों को रोज़गार मिले,
वो दूसरों के ग्राहक बनेंगे, उनके पास पैसा आएगा, मांग बढ़ेगी तो एक व्यक्ति की मांग नहीं बढ़ेगी, समस्त अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा। क्लियर? तो कल से हम नेक्स्ट टॉपिक, सब बच्चे ध्यान रखें, हम राष्ट्रीय आय शुरू करने जा रहे हैं। तो जिन जिन बच्चों को, पुराने बच्चे भी हैं चाहे, जिनको राष्ट्रीय आय के न्यूमेरिकल नहीं आते हों या भूल चुके हों, तो वो इस 5-7 वीडियो इस चीज़ के निकालेंगे हम, राष्ट्रीय आय कैसे ज्ञात करते हैं। कम से कम 5-6 वीडियो इसमें आएंगे और फिर उसके बाद राष्ट्रीय आय की थ्योरी करेंगे। ठीक है? क्लियर?